हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि नवीन सर करवा रहे हैं, उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज ही उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो ये पीडीएफ देख पा रहे हो, ये हैंड रिटन नोट्स है। जो प्रैक्टिस सेट है उसी के हैंड रिटन नोट्स है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और इसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें जो पहला प्रश्न था वो सोक्तासु किस देश का नववर्ष त्यौहार होता है। ये जापान का होता है। एनो नव ये ब्राज़ील का होता है। नवरोज ये पारसी नववर्ष है, जो कि 20-21 मार्च को मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर में। और चेती चंद्र ये सिंधु नववर्ष है। पोइला वैसाख ये बंगाली नववर्ष है। पुंथड़ू ये तमिलनाडु में बनाया जाता है। नवरे जम्मू कश्मीर का नववर्ष है। चिरोबा मणिपुर का नववर्ष है। विशु केरल में बनाया जाता है। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों के बारे में बताया। आर्थिक सुधार जो कि 1991 से 96 तक हुआ था, उस समय ये वित्त मंत्री थे। पद्म विभूषण इन्हें 1987 में मिला था। भारत के पीएम बने थे 2004 से 14 तक। 1966 से 69 तक इन्होंने अनेक्टाड में कार्य किया था। और आरबीआई के गवर्नर रहे थे 1982 और 85 में। जो प्रणब मुखर्जी उनकी पुस्तक का नाम है द कोएलिशन ईयर। नरेंद्र मोदी इनकी पुस्तक का नाम है सोशल हार्मनी, एग्जाम वॉरियर्स और अबोर्ड ऑफ लव। लाल कृष्ण आडवाणी इनकी पुस्तक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। स्मृति ईरानी लाल सलाम। इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम है इटरनल इंडिया। शरद पवार की पुस्तक का नाम है ऑन माई टर्म्स। सीताराम येचुरी इनकी पुस्तक का नाम है पीपल्स स्ट्रगल। रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी। कपिल सिब्बल शेड्स ऑफ ट्रूथ। और जो सुमित्रा महाजन है उनकी पुस्तक का नाम है मातोश्री। प्रश्न नंबर 3, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष खालिस्तान को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस बनाने की घोषणा की है। तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को, जो कि हाल ही में बनाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो इंटरनेशनल मेंस डे है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये सिनेमा में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था, जो कि पहली महिला भी हैं। और 1970 में पहले पुरुष को दिया गया था, जो कि दूसरे नंबर का ये पुरस्कार है। और ये बीएन सरकार को दिया था। पहले मरणोपरांत ये पृथ्वीराज कपूर को मिला था। और इसमें जो राशि दी जाती है उसमें 10 लाख रुपए, 1 स्वर्ण कमल और 1 शॉल दिया जाता है। 2024 में ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है और ये 54वें नंबर का पुरस्कार था। प्रश्न नंबर 5, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे। तो त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे से संबंधित है। और ये 1946 से 56 तक रहे थे। पहले कार्यकारी महासचिव ये गैलेडविन जेब थे, जो कि 1945 से 46 में रहे थे। बुतरुस गाली ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महासचिव थे। और 2 कार्यकाल के लिए जो पहले बने थे वो डैग हैमसजोल्ड बने थे। और इनकी विमान दुर्घटना में मौत हुई थी। और इनको 1961 में मरणोपरांत नोबेल मिला था। एशिया से सबसे पहले जो महासचिव बने यूथाट बने थे, जो कि म्यांमार से संबंधित है। जो वर्तमान में यूएन के सचिव है वो एंटोनी गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो ये 1962 में हुआ था। इसरो का गठन 1969 में हुआ था। और नासा की स्थापना जो हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ये यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये केरल में है, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये अहमदाबाद में स्थित है, जो कि 1972 में हुआ था। प्रश्न नंबर 7, अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे कि डीआरडीओ कहते हैं, द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का खालिस्तान है। मुख्य युद्ध टैंक है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट, इसका नाम दक्ष है। और भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जो कि आईएनएस अरियन है। और पहली स्वदेशी पनडुब्बी ये आईएनएस साल की 546 है। प्रश्न नंबर 8, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1792 में स्थापना हुई थी। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट क्लब मैरीलेबन है, जो कि लंदन में बना था। प्रश्न नंबर 9, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। तो मसूलीपट्टनम में खोला था। और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये अस्थायी कारखाना था। पहला स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में खोला था। और 1633 में बालासोर उड़ीसा में खोला। प्रश्न नंबर 10, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना
की, जिसे बाद में उन्होंने खालिस्तान को सौंप दिया था। तो ये बाद में मदन मोहन मालवीय जी को सौंपा था। एनी बेसेंट ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी। इन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना मैडम बालाटवंस और कर्नल हेनरी अलकाट ने की थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और जो एनी बेसेंट है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो अध्यक्ष बनी थी ये 1907 में बनी थी। यहाँ पर 1907 आएगा, 1907 में बनी थी। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी ये। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में वो चेन्नई में है। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था जो कि मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। इसी का नाम बदला गया था ये। और पहले जो भाषण है वो महात्मा गांधी ने दिया था और ये इसके उद्घाटन पर आए थे। जो मदन मोहन मालवीय इन्हें महामना कहा था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। इनके जो न्यूज़पेपर है उनके नाम था इंडियन यूनियन और द लीडर। जो इसकी नींव रखी थी वो हार्डिंग ने रखी थी 4 फरवरी 1916 को। प्रश्न नंबर 11, उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो डेविड एयर था। इसने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और ये कलकत्ता में स्थापना की थी। और इसकी जो ये स्थापना हुई थी ये डेविड एयर की सहायता से हुई थी। यंग बंगाल आंदोलन का जनक डीरो जियो को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म 1772 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1833 में हुई थी और इनकी जो समाधि है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनकी जो पहली पुस्तक है तुहफत उल मुहाद्दीन है, बंगाली अखबार इसे संवाद को में दी था जो कि 1821 में शुरू किया था। फारसी अखबार मिरातुल था जो 1822 में शुरू हुआ था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी और सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। प्रश्न नंबर 12, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो ये लिट्टन ने पेश किया था। 1876 से 80 तक इसका समय काल रहा था। प्रथम जो दिल्ली दरबार है उसी के समय में 1877 में लगा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 में आया था और ये वापस हुआ था 1882 में। सशस्त्र अधिनियम ये 1878 में आया था, ये वापस हुआ था 1822 में। ये जो सब वापस हुए थे ये रिपन के समय वापस हुए थे। 1880 थे। जो रिपन का समय था वो 1880 से 1884 तक था। इसने सिविल सर्विस एग्जाम में जो आयु होती है वो 21 से घटाकर 19 करवा दी थी लिट्टन ने। और इसने टारगेट बनाया था कि जो अखबार होता था, जिस अखबार को इसने टारगेट बनाया था वो सोमप्रकाश अखबार था। जो रिपन है इसके समय इल्बर्ट बिल आया था 1883 में और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। जो इल्बर्ट बिल होता था इसमें था कि जो यूरोपीय मुकदमे थे उसमें भारतीय जज भी सुन सकते थे। और रिपन के समय पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। हंटर कमीशन ने 1882 में बना था। प्रश्न नंबर 13, राज्यों की परिषद जिसे कि राज्यसभा कहते हैं पहली बार कब गठित की गई थी? तो 3 अप्रैल 1952 को गठित की थी। पहले सत्र इसका 13 मई 1952 को हुआ था। 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम दिया गया। इससे पहले जो इसका नाम होता था वो काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे इसे। पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पहले उपसभापति थे SV कृष्ण मूर्ति राव। प्रश्न नंबर 14, कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो वो थे M अनंतसिंह अयंगर और ये पहले डिप्टी स्पीकर भी थे। पहले जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे 1952 से 56 तक। सबसे छोटा कार्यकाल ये बलीराम भगत का था। सबसे युवा JMC बालयोगी थे और ये पहले दलित भी थे। पहली महिला मीरा कुमार थी जो कि 2009 से 14 तक रही और दूसरी महिला सुमित्रा महाजन थी। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 78 है। आर्टिकल 74 इसमें मंत्रिपरिषद के बारे में बताया। आर्टिकल 75 में PM की नियुक्ति के बारे में बताया जो कि राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। आर्टिकल 75(1) इसमें मंत्रिपरिषद जो कि लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 75(2) में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद ये राष्ट्रपति के जो पश्चात पर्यंत होते हैं। आर्टिकल 75(3) में लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में बताया। समस्त कार्य भारत जो सरकार के समस्त कार्य होते हैं वो आर्टिकल 77 में बताया गया है कि वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे। प्रश्न नंबर 16, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये तो धर्मस्थतो जय ये आदर्श वाक्य है। ये महाभारत से लिया गया है जो कि 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की पहली बैठक हुई थी। जो फेडरल कोर्ट है ये 1935 में बना था जो कि 1935 के अधिनियम से आया था। सबसे कम समय तक जो चीफ जस्टिस रहे थे वो कमल नारायण रहे थे 17 दिन तक। और ये सबसे लंबे समय तक जो रहे थे वो YV चंद्रचूड़ रहे थे 7 वर्ष तक। ये दिन आएगा, यहाँ पर दिल का रखा है। प्रश्न नंबर 17, भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो उसे विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है, यानी कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है।
बर्निया द्वीप ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। मेडागास्कर ये मेडागास्कर में स्थित है। सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित है। जावा इंडोनेशिया में स्थित है। लुजोन और मिंडानाओ ये फिलीपींस में स्थित है। और ये जितने भी द्वीप है ये सभी हिंद महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप वो ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क में स्थित है और ये अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसके जो क्षेत्रफल है वो 21,75,600 किलोमीटर है। हांसू द्वीप ये जापान में स्थित है और ये प्रशांत महासागर में है। न्यू गिनी ये पपुआ न्यू गिनी में स्थित है और ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। प्रश्न नंबर 19, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो जावा गर्त है और इसका दूसरा नाम है वो सुंडा गर्त है। 8,152 मीटर इसकी गहराई है। और जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है वो मेरियाना ट्रंच है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है और ये प्रशांत महासागर में है। दूसरा टोंगा है जिसकी गहराई 10,800 मीटर है और ये भी प्रशांत महासागर में है। प्यूरो टोरिको गर्त ये अटलांटिक महासागर में है। प्रश्न नंबर 20, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू का नाम बताइए। तो वो डोवर जल डमरू मध्य है। पाक जल डमरू ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में। बाब अल मंदब ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। सुंडा ये जावा और हिंद महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर ये भूमध्य और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 21, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है? तो इसमें आएगा पर आपका रेपो दर में वृद्धि। प्रश्न नंबर 22, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। ओरिएंटल बैंक यानी कि ओबीसी जिसे कहते हैं और यूनाइटेड बैंक ये पीएनबी में इनका विलय हुआ है। सिंडिकेट इसका केनरा में हुआ है और जो आंध्र है उसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। प्रश्न नंबर 23, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या है? तो उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये 1832 में बंद हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था और 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता बन गया था ये। प्रश्न नंबर 24, कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है? वो M1 दर्शाता है और इसमें सबसे अधिक तरलता पाई जाती है। M2 होता है इसमें M1 प्लस में डाकघर में जो बचत खाता होता है वो। M3 में होता है M1 प्लस में बैंकिंग प्रणाली सावधि जमा होता है और M4 में होता है M3 प्लस में डाकघर बचत बैंक। प्रश्न नंबर 25, ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ये ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में यूज किए जाते थे और जो पहली पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी जो 1946 से 1959 तक होती थी। जो दूसरी होती थी उसमें ट्रांजिस्टर यूज किए जाते थे। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप जिन्हें कहते हैं वो यूज की जाती थी। चौथी में VLCI जिन्हें कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते थे। पांचवी में ULSI जिन्हें कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते थे। जो तीसरी पीढ़ी है इसमें कोबाल लैंग्वेज यूज की जाने लगी थी और जो छठी पीढ़ी है उसमें AI यूज होगा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज होता है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई गलती होती है वीडियो में तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।